नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन के 11 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र और शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दार्जिलिंग जिले के रंगापानी स्टेशन के पास ट्रेन हादसा। कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर। 5 लोगों की मौत, करीब 25 लोग घायल। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी। मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। केंद्र, राज्य सरकार, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी होंगे मौजूद। पश्चिम सिंहभूम जिले के गुआ थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़। 4 नक्सली ढेर, बड़ी संख्या में हथियार बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। ईवीएम हैक करने से जुड़ी झूठी खबर छापने पर मिड डे अखबार ने माफी मांगी। चुनाव आयोग के नोटिस पर 24 घंटे के भीतर दिया माफीनामा। पानी की चोरी रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का पाइपलाइन पर पहरा। अब बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ तेज किया अपना विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक में भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ितों से मिलने निकला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। बागडोगरा और कूच बिहार में राजनीतिक हिंसा के शिकार लोगों का दर्ज करेंगे बयान। और आज मनाया जा रहा है त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा। ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में अदा की जा रही विशेष नमाज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। खबरों को आगे बढ़ाते हैं और ब्रेकिंग न्यूज के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दार्जिलिंग में रंगापानी स्टेशन के पास बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। दुख की खबर यह है कि इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। 25 से 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं आधिकारिक तौर पर। हालांकि जो घायल हैं उनकी स्थिति गंभीर नहीं है, फैटल नहीं है, ऐसा वहां के अधिकारी कह रहे हैं। लेकिन आज 9 बजे की यह बड़ी खबर है, जब एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी और इसके बाद यह भीषण रेल दुर्घटना सभी के सामने आई। मालगाड़ी का जो कंटेनर ट्रेन है उस सिग्नल से आगे निकल गया और अब यह खबर आ रही है कि युद्ध स्तर पर बचाव कार्य लगातार जारी है। दार्जिलिंग में रंगापानी स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है और पीछे की जो 3 बोगियां हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस की, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रंगापानी और निजबाड़ी के बीच यह दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी थी और पीछे से मालगाड़ी ने उसमें टक्कर मारी। सूचना मिलने के बाद रेलवे के अधिकारी, राज्य के प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय पुलिस के साथ साथ भारी संख्या में स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे और घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अब अस्पताल पहुंचाया गया है। और जिन 5 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है इस दुर्घटना में, उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लगातार हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो हेल्पलाइन नंबर, जिसमें आप उन फोन नंबर्स पर संपर्क कर कोई भी जानकारी जो जुटाना चाहते हैं ले सकते हैं। और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो अपडेट्स आए हैं उस पर क्या कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। अभिषेक सिंह, ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है। ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको टोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हमने रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। ठीक है, डेथ कैजुअलिटी कितनी हुई है? अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है। ठीक है, और कितने लोगों की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक। अच्छा, ठीक है, कितने इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजरीज आर नॉट फैटल।
और आज सुबह करीब 9 बजे यह हादसा हुआ। करीब 2 घंटे होने को आए हैं। बचाव और राहत कार्य इस वक्त युद्ध स्तर पर जारी है। अब प्रशासन के लोग वहां पहुंच चुके हैं। रेलवे के अधिकारी भी मौके पर हैं। इस घटना पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का ट्वीट भी आ चुका है। साथ ही साथ ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि दार्जिलिंग जिले के फांसीदेवा इलाके में एक दुखद ट्रेन घटना के बारे में जानकर उनको सदमा लगा। विवरण का इंतजार है। कंचनजंगा एक्सप्रेस कथित तौर पर एक मालगाड़ी से टकरा गई है। जिले के डीएम, एसपी, डॉक्टर्स, एम्बुलेंस और आपदा दलों को बचाव के लिए, रिकवरी के लिए, चिकित्सा सहायता के लिए घटनास्थल पर भेजा गया है। युद्ध स्तर पर अब ये कार्रवाई शुरू की गई है। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनका ये ट्वीट के जरिए दावा। इस दुखद दुर्घटना में 5 लोगों की मौत। अभी तक की ये जो आधिकारिक पुष्टि हुई है, 25 से 30 लाख लोग घायल। हालांकि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, फेटल नहीं है, यानी वो अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हेल्प डेस्क नंबर 033-2350-8794, 033-2383-3326। ये लगातार हेल्पलाइन नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आप इन नंबर्स पर प्राप्त कर सकते हैं। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजे जा चुके हैं और अभिषेक सिंह, जो वहाँ के एसपी हैं दार्जिलिंग के, उन्होंने ये जानकारी दी है कि पीछे से टक्कर मार दी। खड़ी हुई जो कंचनजंगा एक्सप्रेस थी, उसमें मालगाड़ी ने भीषण टक्कर मारी। 3 बोगियां डिरेल हो गई हैं। उनको हटाने का कार्य किया जा रहा है। कटर्स, गैस कटर्स मंगाए गए हैं आगे की जो बोगियां हैं उनको अलग करने के लिए, जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। अभिषेक, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी घटना पर। अभिषेक, क्या कुछ कारणों का पता चल पाया है कि किस वजह से ये हादसा हुआ है? मालगाड़ी एक ही पटरी पर कैसे पीछे से टक्कर मार गई? कुछ अपडेट्स आ पाए इसके बारे में? देखिए, अमूमन जो भी रेलवे की जो फंक्शनिंग है उसको पूरा कंट्रोल किया जाता है और पिछले कुछ वर्षों के अंदर सिस्टम में काफी कुछ सुधार हुआ है। जो मैनुअल सिस्टम था उनको हटाकर ऑटोमेटिक सिस्टम भी लगाया गया है कि एक ही ट्रैक पे 2 गाड़ियां ना आए। लेकिन अभी हमने कुछ समय पहले ही देखा था कि किस तरीके से कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी और तीसरी जो एक पैसेंजर ट्रेन है, ये आपस में बंगाल के अंदर ही जो है ये माफ कीजिएगा, उड़ीसा के अंदर जो है ये एक्सीडेंट हुआ था और बालासोर में। और लगभग ये अगर एक्सीडेंट को आप देखें, दोनों एक्सीडेंट को अगर आप देखें, तो एक ही ट्रैक का मामला यहाँ भी नजर आता है कि जब कंचनजंगा एक्सप्रेस जो कि अगरतला से आ रही है और सियालदा के तरफ जा रही है, तो जब रंगापानी स्टेशन क्रॉस करती है तो पीछे से आ रही मालगाड़ी के ड्राइवर को ये क्यों नहीं सूचना क्यों नहीं थी, या फिर सिग्नल का कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, ये तो खैर आगे आने वाले जांच का विषय है कि जांच में ये पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो प्रायोरिटी है वो रेलवे की वो यही है कि जो भी यात्री फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाए। युद्ध स्तर पर काम जारी है। एसडीआरएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो। अभिषेक, क्या लोको पायलट का पता चल पाया है? जो मालगाड़ी के लोको पायलट हैं उनका पता चल पाया है? देखिए, मालगाड़ी का जो इंजन है उसका जो टक्कर है वो काफी भीषण है। जो बोगियां हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस की, वो बिल्कुल उस मालगाड़ी के ऊपर आ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इम्पैक्ट हुआ है उसके बाद अभी फिलहाल उनके बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन इंजन की कैपेसिटी अगर देखें तो इंजन सबसे मजबूत होता है पूरे ट्रेन के अंदर। लेकिन जो टक्कर का इम्पैक्ट है उसका क्या असर पड़ा है, ये अभी थोड़ी देर में इसका भी पता चल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल प्रायोरिटी यही है कि जो भी लोग फंसे हैं, चाहे वो पायलट हो, ट्रेन ड्राइवर हो या फिर पैसेंजर हो, उनको सकुशल जो है बाहर निकाला जाए और उनको बाहर निकाल करके जिनको प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत है उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। जो कैजुअलिटीज हुई है उनका जो है उनके परिजनों को उनको सौंपा जाए। तो हेल्पलाइन नंबर भी तमाम तरह के जो है हर डिस्ट्रिक्ट, हर जगह के हर रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। क्योंकि ये काफी पुरानी ट्रेन है कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है, ये काफी समय से ये ट्रेन चल रही है और काफी भीड़ वाली ट्रेन भी आप इसे कह सकते हैं कि इसमें जो रश होता है वो काफी ज्यादा होता है और गर्मियों की छुट्टी काफी समय चल रहा है। तो ऐसे में जो है लोग परिजन एक जगह से दूसरे जगह घर या फिर कहीं और जाते हैं। तो इस कारण से इसकी जो पीछे की जो 3 बोगियां है उस पर इम्पैक्ट जो है वो तगड़ा पड़ा है। 3 डिब्बे जो हैं पटरी से उतर गए बताए गए हैं। लेकिन क्या इस रेल लाइन पर जो आवागमन है वो भी प्रभावित हुआ होगा स्पष्ट तौर पर? अभिषेक, कब तक आपको लग रहा है खबर कि नॉर्मलाइज होने की उम्मीद की जा रही है? रेलवे लाइन कब तक क्लियर हो सकती है?
बिल्कुल अजय, देखिए जो यातायात है, जो यहाँ पर आवागमन है, उसको पूर्णतः रोक दिया गया है। फिलहाल रेस्क्यू ट्रेन को जो है वहां पर पहुंचाने की कवायद जो है वो चल रही है। इस रेस्क्यू जो ट्रेन है उसके अंदर मेडिकल फैसिलिटीज से लेकर के तमाम तरह के औजार होते हैं जिससे कि यात्रियों को निकाला जा सके, जो पटरियां हैं उनकी भी मरम्मत की जा सके। और जितने जो डिवीजन है आपका, चाहे न्यू जलपाईगुड़ी डिवीजन के अंदर आएगा, जोन की बात करें, ये रेलवे का गुवाहाटी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जोन है, यहाँ से भी जो तमाम उपकरण है वो सारे जो है यहाँ पर भेज दिया गया है। और जो बड़े उपकरण है वो भी धीरे धीरे करके वहां पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अभी जो स्थानीय लोग हैं, एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, आपने पहले भी देखा था कि जब बालासोर रेल एक्सीडेंट हुआ था किस तरीके से युद्ध स्तर पर काम किया गया था। और सबसे पहले जो प्रायोरिटी थी वो रेस्क्यू यात्रियों की रेस्क्यू थी, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट था, उनको अस्पताल पहुंचाने का। उसके बाद जो है पूरे लाइन को जो है व्यवस्थित किया गया, क्योंकि ऐसे हादसे में जो है जो पटरियां अभिषेक, रेल मंत्री व्यक्तिगत तौर पर इस पर निगाह रखे हुए हैं। आप थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कीजिए कि क्या रेल मंत्री भी यहाँ से जाने की तैयारी में है, या फिर रेल के कौन से मंत्रालय मतलब रेल मंत्रालय के कौन से अधिकारी दिल्ली से भी क्या जाने की सूचना है? इस बीच प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं वापस आऊँगा अभिषेक आपके साथ जुड़ने के लिए। प्रसेनजीत जी, अभी क्या खबर है वहाँ पर? स्थानीय प्रशासन किस तरह से रेलवेज के साथ मिल करके ये जो राहत बचाव कार्य किया जा रहा है उसकी थोड़े से अपडेट्स प्लीज पहुँचाएं हम तक। अजय, देखिए, स्थानीय प्रशासन, रेलवे और स्थानीय लोग, इन तीनों का तालमेल यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और प्रशासन की तरफ से पूरा उस जगह से अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है कि कोई भी एम्बुलेंस अगर वहां पे गुजरने की कोशिश में है तो सीधा अस्पताल तक पहुंच जाए। और स्थानीय तौर पर प्रशासन की तरफ से 5 लोगों की मौत की पुष्टि किया गया है। लेकिन एक बात बताया जा रहा है कि जो आखिरी वाला जो कंपार्टमेंट कंचनजंगा एक्सप्रेस की, वो शायद ब्रेक वैन जिसको कहते हैं, मतलब वो जो गुड्स वैन होते हैं ना, जहाँ पे कोरियर या मेल या बाकी रखा जाता है, शायद लास्ट कंपार्टमेंट इसी का था। इसीलिए हो सकता है कि जो आशंका हम कर रहे थे उसमें नुकसान कम हो, फैटिलिटी कम होगी। चलिए, अच्छी खबर आप बता रहे हैं कि फैटिलिटी कम होगी। लेकिन ये जो घटना स्थल है प्रसेनजीत जी, वो कितना दूर है हेडक्वार्टर से, कहें जो मुख्य जिला मुख्यालय है, यानी अस्पताल कितनी दूर होगा? थोड़ा सा अंदाज दे पाए अगर हमारे दर्शकों को आप। हाँ अजय, मैं बता दूं कि ये जो रांगापानी है, रांगापानी न्यू जलपाईगुड़ी से करीब 30 किलोमीटर दूरी पे है। ये जो जगह है, ये रांगापानी भी पीछे 2 छोटी छोटी स्टेशन के बीच में ये जो कंचनजंगा एक्सप्रेस को इंतजार के लिए, मतलब सिग्नल के इंतजार में खड़ा किया गया था। और यहाँ से जो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, जिसको वहाँ पे अस्पताल के हिसाब से माना गया है, वो करीब 50 से 60 किलोमीटर दूरी पे है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसीलिए वहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर बनाने की प्रशासन की तरफ से कोशिश किया गया रेलवे की मदद से। तो ये प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेलवे और स्थानीय लोग ये सारे लगे हुए हैं। लेकिन जैसे हमारे साथी कह रहे थे, वहाँ पे जो रेलवे रेस्क्यू वैन है, ये वहाँ नजदीक तक पहुंचाना मुश्किल है। एक तरफ मालगाड़ी के कारण पटरी बंद है और दूसरी तरफ कंचनजंगा एक्सप्रेस के कारण पटरी बंद है। तो एक कोई दूसरा लाइन या तीसरा लाइन से भेजा जाएगा ये जो रेस्क्यू वैन है, क्योंकि अगर ये पहुंचा जाए तो आप देख सकते हैं कि कुछ कंपार्टमेंट ऐसे हैं पूरी तरह से एकदम वो ये हो गया है, एक तो ऊपर उठ गया हवा में और एक पूरी तरह से वो कंप्रेस हो गया है। तो इसी के कारण उसके अंदर अगर कोई फंसे हुए है, साथ में जो मालगाड़ी का लोको वैन है, मतलब जो इंजन के अंदर जो ड्राइवर हुआ करते थे, लोको पायलट जिन लोगों को कहला जाता है, उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए। तो इसके लिए जो रेलवे का रेस्क्यू वैन काफी जरूरी है, उसमें कटर और बाकी चीजें मौजूद रहते हैं। तो अभी कोशिश ये है कि न्यू जलपाईगुड़ी से सबसे पहले ये रेस्क्यू वैन को उसके दूसरे लाइन से कैसे जल्दी उस जगह तक पहुंचाया जाए। लेकिन ये सराहना पड़ेगा कि जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कूद पड़े हैं और जिस तरह से रेलवे ऑफिसर्स और स्थानीय प्रशासन को मदद कर रहे हैं, ये काफी अच्छी बात है। और स्थानीय प्रशासन, मैंने जैसे बता रहा था, उनकी तरफ से
5 लोगों की मौत का पुष्टि किया गया है, लेकिन उनका कहना है कि पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अंदर शायद काफी लोग अभी भी फंसे हुए हैं। तो जब तक वो लोगों को बाहर ना निकल पा जा रहा है तो तब तक बोलना मुश्किल है कि इसमें कितने लोग अपना जान बच गया है और कितने लोगों का जान चले गए हैं, ये कहना काफी मुश्किल है। ये स्थानीय प्रशासन की एक आधिकारिक से हमें पुष्टि मिला है 5 लोगों की मौत की। तो न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी रोड और बाकी सारे जगह से जो वार फूटिंग में बता सकते हैं कि वार फूटिंग में रेलवे की सारे अफसर्स को भेजा गया है, टेक्निकल टीम को भेजा गया है और जो यहाँ पे इस तरह की दुर्घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सके और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो ट्रेंड लोग हैं उनको भी भेजा गया है और जो घायल है इन लोगों का परिचय जानने की कोशिश किया जा रहा है। आपको पता है कि जो नंबर दिया गया है वो सियालदा का है 033 और वो सियालदा उसी नंबर पे लोग फोन कर सकते हैं। प्रसन्नजीत जी आप मेरे साथ बने रहिए। राष्ट्रपति जी ने इस पर अपनी संवेदना जताते हुए ये एक पोस्ट किया है, उसमें कहा है उन्होंने कि शोक में जो डूबे परिवार हैं उनके प्रति उन्होंने संवेदना जताई है और आज जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पास ये जो हादसा हुआ है घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। राष्ट्रपति जी का ये शोक संदेश अभी हमें प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्यों के लिए सफलता मिले इसकी प्रार्थना उन्होंने की है और ये बड़ी खबर आ रही। राष्ट्रपति जी ने रेल हादसे पर गहरा दुख जताया है और लोगों की जो मृत्यु की खबर है उन्होंने कहा कि अत्यंत व्यथित करने वाली है। प्रसन्नजीत जी, लेकिन क्या केवल 3 डिब्बे ही क्षतिग्रस्त हुए हैं? ये एक राहत की खबर है, बाकी जो कंचनजंगा एक्सप्रेस के डिब्बे हैं वो सुरक्षित बताया जा रहा है। अगर केवल 3 डिब्बे प्रभावित हुए हैं तो शायद फैटेलिटीज की जो संख्या है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, इसकी उम्मीद कर सकते हैं हम। बिल्कुल, देखिए वही प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि माने इससे तो माने हम राहत की सांस नहीं ले सकते। एक भी अगर कोई घायल हो, एक भी अगर किसी का मौत हो जाए तो दुखद है, लेकिन जो एक ब्रेक वैन और 2 पैसेंजर डिब्बे इसके कारण और आखिरी वाला जो जिसके ऊपर इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है वो शायद ब्रेक वैन लगेज वैन इसलिए कम है, लेकिन फिर भी मतलब जो मालगाड़ी है उसका मोमेंटम इतना ही ज्यादा था कि इसके बावजूद भी हम देख पा रहा है कि एक डिब्बा पूरी तरह से हवा में उठ गए हैं। तो लेकिन बताया ये जा रहा है कि बाकी जगह पे जो इम्पैक्ट का ट्रॉमा है ये ट्रॉमा पैसेंजर्स में बहुत ही ज्यादा है क्योंकि सुबह की समय है, सबका नींद ठीक तरह से खुले नहीं है और कुछ लोग एनजीपी में उतरने के लिए भी इंतजार कर रहे थे। तो इनका जो ट्रॉमा है ये ट्रॉमा भयानक है। इस ट्रॉमा के लिए भी वहाँ पे जो ट्रीटमेंट की इंतजाम करना जरूरी है वो भी किया जा रहा है रेलवे की तरफ से, क्योंकि इसकी आवाज और इसकी इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा था। तो जो ऊपर वाला की शुक्र है कि अगर आखिरी वाला डिब्बा अगर वो ब्रेक वैन या लगेज वैन नहीं होता तो हो सकता है कि इसकी और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी जो हुआ है काफी दुखद है। अजय, बिल्कुल सही कहा आपने, काफी दुखद है और इस पर देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता जो कि रेलवेज को ऑफिशियली देखते हैं, कवर करते हैं। अभिषेक, ये जो पहले ऐसा माना जाता था कि जो मालगाड़ी होती है उसकी स्पीड काफ़ी कम होती है, 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से ही वो चलती हैं, लेकिन जब से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम ख़त्म हुआ एक तरह से आप कहेंगे तो स्पीड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और शायद ये सिग्नलिंग की प्रॉब्लम जिस पर हम पहले चर्चा कर रहे थे कि शायद उनको पता नहीं चल पाया लोको पायलट को, जिसकी वजह से गंभीर हादसा हुआ है। ये कुछ विवेचना मिल रही है और रेल मंत्रालय की तरफ से कोई अपडेट है आपके पास? बिल्कुल अजय, देखिए जो सिग्नल की जो प्रॉब्लम होती है अमूमन इसे 3 लेयर पर चेक किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिग्नल की का कोई चीज है और जो को पायलट है, लोको पायलट है, उनको पूरी तरीके से इसकी जानकारी दी जाती है और बाकायदा जो है सिग्नल सिस्टम को एक दूसरे से जो गार्ड होते हैं और ये कनेक्ट भी करते हैं कि किस तरीके से। लेकिन ये दूसरी बड़ी घटना है एक ही ट्रैक पे। अगर आप पिछले 2-3 सालों के अंदर देखें बालासोर के बाद, तो आखिर किस वजह से ये हो रहा है?
सबसे बड़ी चीज तो यह है कि सिग्नल सिस्टम में जैसे पहले भी सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, आपने बालासोर के जी। सीबीआई इंक्वायरी की बात की गई थी और उसमें भी जो है छेड़छाड़ से इनकार नहीं किया गया और रेल मंत्री ने उसे सीबीआई के को सौंपा था केस को, जो कि लगभग उसका भी जो रिपोर्ट है वो आने को हुई है। और ये वाला भी कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही ट्रैक पे दो मालगाड़ियों का लड़ जाना, मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन का लड़ जाना, ये कितनी और इसका इम्पैक्ट जो है वो किस कारण से है। सीआरएस जो है कमिश्नर रेलवे सेफ्टी, वो इसकी पूरी जांच करेंगे वो आने वाले समय में। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इम्पैक्ट जो हुआ है इसका असर पूरे ट्रेन पे, पूरे पैसेंजर ट्रेन पे पड़ा है। और चाहे आप पैसेंजर ट्रेन के इंजन की बात करें या फिर पैसेंजर ट्रेन के जो बाद बाकी कंपार्टमेंट है, बोगियां हैं, उनकी बात करें तो लोग डरे हुए सहमे हुए तो जरूर हैं, जिनको जो इंजर्ड नहीं भी हैं वो भी। लेकिन फिलहाल जो जितने पैसेंजर हैं उनको ट्रेन से बाहर निकाल लिया गया है। जो बोगियां, जो सुरक्षित बोगियां हैं आगे की, और जो पीछे की ये 3 बोगियां हैं उनमें जो है गैस कटर और भी जो तरीके अपनाए जाते हैं रेलवे की ओर से, उनके जरिए जो है उस पर काम किया जा रहा है ताकि जो फंसे हैं पैसेंजर, क्योंकि पिछली बार भी हमने हादसे में देखा था कि बोगियां जो है आपस में बिल्कुल चिपट गई थी और एक के ऊपर एक। अब देखिए आप, एक जो पूरा बोगी है वो इंजन के ऊपर चला गया है। तो ऐसे में इस स्थिति में जो क्या किया जाए, किस तरीके से रेस्क्यू किया जाए, इस पर पूरा फोकस है। रेल मंत्री इसका पूर्ण रूप से इस पे निगरानी रख रहे हैं। और जैसा कि अभी रेलवे अधिकारियों ने बात हुआ, जो बड़े अधिकारी हैं जीएम लेवल के और भी डिवीजन डीआरएम, ये सब जो है वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। जहां तक अंदाज लगाया जा सकता है कि रेल मंत्री भी आज जो है वो साइट पर विजिट करेंगे। अजय, बहुत धन्यवाद। रेल मंत्री आप कह रहे हैं साइट का विजिट कर सकते हैं, आप स्थिति पर निगाह बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और आगे बढ़ते हैं। इस खबर पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे और हमारी स्क्रीन्स पर जो वहाँ पर डेडिकेटेड फ़ोन लाइन्स हैं उसके नंबर्स लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं और लगातार हम आपको अपडेट पहुँचाते रहेंगे। और दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। रियासी आतंकी हमला, आपको याद होगा, अब उसकी जाँच NIA करेगी। अब ये बड़ी खबर आ रही है कि रियासी आतंकी हमले से जुड़ी जो जांच है वो अब NIA को सौंप दी गई है। ये बड़ा फैसला लिया गया है। NIA अब जांच करेगी आतंकी हमले की और क्या उसके पीछे की वजह हैं, तमाम तहों तक जाने की कोशिश करेगी। आपको याद होगा कि श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला हुआ था और अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी बस के ऊपर और इसमें श्रद्धालुओं की जानें भी गई थी। बस के ड्राइवर की भी दुखद मृत्यु हो गई थी। बस गोली लगने के बाद हालांकि खाई में गिर गई थी, जिसके बाद वो दोनों ही या जो जितने भी आतंकवादी थे वो वहाँ से भाग गए थे। उसके बाद दबिश पुलिस की तरफ से जारी थी। लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही कि NIA जांच करेगी इस आतंकी हमले की। सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, क्या अपडेट है और कब ये फैसला लिया गया NIA को सौंपने का? देखिए अजय, हम जानते हैं कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की थी जम्मू कश्मीर की पूरी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए, और उस बैठक के बाद ही ये बड़ा फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया है, जिसमें 9 जून को ये घटना हुई थी जिसमें श्रद्धालुओं के बस पे 9 जून की शाम को आतंकियों ने हमला किया था और उसके बाद बस खाई में गिर गई थी जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। तो उसके बाद हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में कुछ और अगले 2-3 दिनों में आतंकी वारदातें हुई और उसके बाद पूरी सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा हुई थी। तो उसी केस को, रियासी की जो घटना है उसकी जांच अब NIA करेगी। पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया था और एक जो बड़ी साजिश इसमें नजर आ रही है। हम जानते हैं कि बीते दिनों आपने देखा होगा कि लोकसभा का चुनाव जिस शांति से संपन्न हुआ और ऐतिहासिक पिछले 3-4 दशक में जिस तरह की वोटिंग नहीं हुई थी, खासतौर से कश्मीर घाटी में उस तरह की वोटिंग हुई और एक जो जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी अपरेटस है, छद्म हमलों के जरिए कह सकते हैं, गृह मंत्री ने ये बात कही भी कल की मीटिंग के जरिए कि छद्म हमलों के जरिए जो कश्मीर में अब स्थिति में सुधार है, तो जम्मू रीजन में इस तरह की कोशिश की जा रही है। तो उसके बाद ये जांच NIA को सौंपी गई है
ताकि इसकी तह तक पहुंचा जा सके। और अजय, कई आतंकी मामलों की जांच ऑलरेडी एनआईए जम्मू कश्मीर में कर रही है। उसमें खासतौर से ऐसे मामले भी शामिल है जिसमें आतंकियों को जो लोग सहयोग देते हैं, समर्थन देते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनकी पहचान से जुड़े हुए मसले भी हैं। तो क्या इस हमले में सिर्फ फॉरेन टेररिस्ट शामिल थे या फिर उनको कोई स्थानीय सहयोग भी मिला था? इन तमाम पहलुओं की जांच अब एनआईए करेगी। एनआईए की टीम ऑलरेडी जम्मू में है और वो पहले से इस मामले पर नजर रख रही है, लेकिन अब पूरी तरह से इस केस ये मामला उनको सौंप दिया गया। सुधाकर, लेकिन आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने खुद समीक्षा बैठक की थी इस मुद्दे को लेकर के, और उन्होंने कहा था कि जितने भी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस का जितने भी हथियार आतंकवाद के खिलाफ आपको अपनाने हैं उसको अपनाइए और जल्दी से जल्दी कारणों का पता लगाइए। उसके बाद फिर से आपने बताया कि गृहमंत्री ने समीक्षा बैठक ली, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन ये सिर्फ एक फैसला कहा जा सकता है एनआईए को सौंपने का। मुझे लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ कई सारे मोर्चों पर ये इसके खिलाफ जो है उस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय आप। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो भी आतंक निरोधी क्षमता है देश की, उसका पूरी ताकत से इस्तेमाल किया जाए। और उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं संकेतों में खुली छूट सुरक्षा एजेंसियों को दे दी थी कि वो इस मामले में अपनी तरफ से जो भी उचित आवश्यक कार्रवाई उनको लगती है वो कार्रवाई करे। देखिए, ये एक फैसला है सुरक्षा मसले को लेकर। कहें तो कई फैसले सामने नहीं भी आएंगे, लेकिन कल की आप बैठक देखिए अजय, तो इसमें ना सिर्फ जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, डायरेक्टर आईबी रॉ के जो प्रमुख हैं, जो तमाम केंद्रीय पुलिस बल उनके प्रमुख हैं, आर्मी के चीफ, आर्मी के जो डेजिग्नेटेड चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, तो एक बहुत बड़ी बैठक थी और हर स्तर पे कोऑर्डिनेशन के जरिए। और गृह मंत्री ने कहा भी कि जो डोमिनेंस प्लान वो होना चाहिए और इनोवेटिव तरीके से आतंकियों पर भरपूर प्रहार हो, कार्रवाई हो और एक मिसाल बनाए सुरक्षा एजेंसी। जिस अगर आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक के बाद एक लगातार 3 दिनों तक जो हमला देखा गया जम्मू कश्मीर में, 3 आतंकवादी बड़े हमले, उसके बाद ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में भी कुछ आतंकवादी संगठनों के जो सदस्य हैं उनको अननोन सोर्सेज के जरिए मार डालने की भी खबरें आई। उस पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन और भी बड़ी खबर, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि एक दूसरी बड़ी खबर है सुधाकर, जिन पर हम दर्शकों को लिए चलते हैं, फिर आपसे रिएक्शन लेंगे। बड़ी खबर आ रही है कि आज गृह मंत्री अमित शाह फिर से शाम 4 बजे एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। ये बैठक होगी मणिपुर की सुरक्षा स्थिति पर, उसकी समीक्षा के लिए ये बैठक बुलाई गई है नई दिल्ली में। आज गृह मंत्रालय में ये उच्च स्तरीय बैठक है, उसकी अध्यक्षता करेंगे गृहमंत्री अमित शाह और बैठक में केंद्र, राज्य सरकार, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, उस पर कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा देश विरोधी गतिविधियों को। ये स्पष्ट संकेत देते हुए आज सर्वोच्च स्तर पर, प्रधानमंत्री के स्तर पर जब ये कह दिया गया कि आतंकवाद के खिलाफ, देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कोई भी एक्शन लेना हो तो सरकार लेगी, और आज ये उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। सुधाकर दास हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता बने हुए हैं इस बैठक पर निगाह रखने के लिए। कौन सी बड़ी बातें आज की समीक्षा बैठक में उठाई जा सकती हैं, खासतौर पर मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल करने को लेकर? सुधाकर, बिल्कुल अजय, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मोदी 3.0 के भार ग्रहण करने के बाद एक तरह से एक्शन में मोदी सरकार नजर आ रही है। सुरक्षा के मोर्चे पर बात की जाए और पिछले 24 घंटे में ये तीसरी बड़ी बैठक होगी। पहले सुरक्षा स्थिति जम्मू कश्मीर की, उसकी समीक्षा की गई। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर अलग बैठक हुई। अब ये 4 बजे ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मसले पर बुलाई है। हालांकि अजय, मणिपुर के सीएम इसमें बैठक में रहेंगे या नहीं रहेंगे अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन इसमें केंद्र और राज्य के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, इसके अलावा सेना के और अर्धसैनिक बलों के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। कल ही मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके, उन्होंने मुलाकात की थी गृह मंत्री अमित शाह से और उन्होंने राज्य की स्थिति को लेकर गृह मंत्री को जानकारी दी थी। और हम जानते हैं अजय, बीते 1 साल से छिटपुट वहाँ घटनाएं होती रही हैं।
हालांकि मोटे तौर पर कह सकते हैं कि शांति है, लेकिन कुछ दिनों के अंतराल पर कुछ न कुछ कोई ना कोई घटना हो जाती है। कई ऐसे सबूत भी मिले हैं कि उग्रवादियों को वहाँ जो विदेशी मदद एक तरह से दी जा रही है, जी, जी। बातें वो भी दी जाती है, लेकिन एक जो जातीय तनाव है उसको कम करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। जनवरी में केंद्र की तरफ से एक स्पेशल टीम भी गई थी, लगातार जो सभी समुदायों से वो बातचीत भी कर रही है, लेकिन एक संपूर्ण समाधान, पूर्ण शांति, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, वो खासतौर से आज की बैठक के एजेंडे पर रहने की उम्मीद है। और कई इम्पोर्टेंट एक्शन बीते 6 महीनों में भी लिया गया। अजय, 9 जो उग्रवादी समूह थे उनको प्रतिबंधित किया गया था। यूएनएलएफ के साथ जो तरह से सीजफायर एग्रीमेंट भारत सरकार का हुआ था, तो कई और भी कदम उठाए गए हैं, लेकिन उन कदमों को और कैसे आगे बढ़ाया जाए और ये जो छिटपुट घटनाएं जो लगातार अंतराल पर होती रहती हैं उनको कैसे रोका जाए, इस पर मुझे लगता है निगाह रहेगी। सुधाकर, बहुत धन्यवाद। आज आपने 2 अहम खबरें आज ब्रेक की। एनआईए को सौंपा जाना, एक तो जम्मू में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर के, और साथ ही साथ ये जो बैठक होने जा रही है आज शाम 4 बजे मणिपुर के ताज़ा हालात पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बंगाल से भी एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त नक्सली हमले को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम सिंहभूम में यह नक्सली मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 नक्सली मारे गए हैं इस मुठभेड़ में, और ये बड़ी खबर इस वक्त बंगाल से आ रही है। आपको बता दें कि सिर इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और पश्चिम सिंहभूम में ये जो खबर है वो वहाँ से आ रही है। शवों के साथ कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं नक्सल मुठभेड़ पर। प्रसेनजीत जी, क्या खबर है, कब ये मुठभेड़ हुई और अभी ताज़ा अपडेट क्या है? देखिए अजय, टेक्निकली बताए तो ये झारखंड की जगह है। पश्चिम सिंहभूम जिला जो है झारखंड में, वहाँ पे अभी भी ये जो नक्सली थोड़ा बहुत इन लोगों की आवाजाही बाकी है। जिस तरह से जो सीआरपीएफ की तरफ से और सीएपीएफ की तरफ से छत्तीसगढ़ में और अलग अलग जगहों पे कार्रवाई किया जा रहा है, उसी तरह से झारखंड में भी कार्रवाई किया जा रहा है। और पश्चिम सिंहभूम की ये जो एनकाउंटर है ये कल रात से जारी है और आज सुबह पता चला है कि 4 नक्सली का डेड बॉडी मिले हैं और 2 गिरफ्तार भी कर चुके हैं। प्रसेनजीत जी, आप मेरे साथ बने रहे। बड़ी खबर आ रही है कि रेल मंत्री, जो हम पहले चर्चा कर रहे थे कि जो दुर्घटना हुई है वहां पर बंगाल में, उसको लेकर के जो रेल मंत्री हैं वो अब जा सकते हैं दार्जिलिंग। रेल हादसे पर बड़ी खबर आ रही है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अब दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। जो हम चर्चा कर रहे थे अभिषेक से कि क्या अश्विनी वैष्णव जा सकते हैं, हालांकि उन्होंने स्थिति पर नज़र बनाए हुए थे। यहीं से दिल्ली से जो कंट्रोल रूम है लगातार वो जानकारियाँ ले रहे थे दार्जिलिंग रेल हादसे पर, और अब ये खबर आ रही है कि रेल मंत्री खुद वहाँ पर स्थिति का जायजा लेने के लिए जाएंगे। दुर्घटना स्थल के लिए अब रवाना हो चुके हैं, ये बताया जा रहा है। पहले ये जो रेलवे के अधिकारी थे उनको वहां पर भेजा गया, जो आरपीएफ के अधिकारी, रेलवेज के अधिकारी, जीआरपी और जो पुलिस प्रशासन है, स्थानीय लोग सभी मिलकर के युद्ध स्तर पर ये जो राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे थे उसमें उस पर ध्यान रख रहे थे यहाँ पर। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, अब ये खबर कंफर्म हो चुकी है, ये अब पुष्ट हो चुकी है खबर कि रेल मंत्री जा रहे हैं। अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जो बात आप कह रहे थे वो अब सच साबित हो रही है। रेल मंत्री आप कह रहे थे शायद जा सकते हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल अजय, देखिए रेल मंत्री जो है अभी वो घटनास्थल के लिए जो है दिल्ली से वो जा रहे हैं और वो घटनास्थल में पहुंचेंगे, घटनास्थल का मुआयना करेंगे। पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से जो संजीदगी रहती है रेल मंत्री की, वो घटनास्थल पर जो है वो आपने बालासोर रेल एक्सीडेंट के समय भी देखा था कि वो लगातार वहां पर कैंप करके रहे, तकरीबन 3 से 4 दिन तक लगातार वही बने रहे और जब तक सभी जो यात्री फंसे थे उनको वहां से सुरक्षित निकाला गया, जो घायल थे उनका इलाज जब तक नहीं हुआ। और जो आवागमन थी, क्योंकि उसको जब तक रात भर बैठ के तकरीबन 30 से 40 घंटा जो है वो उसी घटनास्थल पर पिछली बार हमने देखा था कि वही बैठकर जो है वो लगातार खुद से युद्ध स्तर पर जो है जो रेलवे के कर्मचारी हैं उन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो रेल मंत्री का आज भी लगभग जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है
तो ये तय माना जा रहा था कि रेल मंत्री जो है वो घटनास्थल के लिए जाएंगे और अभी ये सूचना दी कि रेल मंत्री जो है वो घटनास्थल के लिए जो है वो रवाना हो जाएंगे। हालांकि जो दूरी है दिल्ली से दार्जिलिंग की वो काफी ज्यादा है। अगर सबसे नजदीक के एयरपोर्ट की बात करें हम तो बागडोगरा एयरपोर्ट है। बागडोगरा से फिर न्यू जलपाईगुड़ी तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर का जो है वो रास्ता है और जो ये रंगापानी स्टेशन है फिर वहाँ जो इंटीरियर इलाका है वहाँ पर पहुँचना है। तो अभी दोपहर तक जो है ये उम्मीद जताई जा सकती है कि तमाम तरह के जो भी रेस्क्यू है, जो बड़े अधिकारी हैं, रेल मंत्री हैं, ये सभी जो है घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। अजय, आप कह रहे हैं दोपहर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि जो हेल्पलाइन है वो अब जारी कर दी गई है। एनडीआरएफ की तरफ से हेल्पलाइन जारी की गई है। जो रेलवे प्रशासन है उन्होंने सियालदा डिवीज़न ने कहा है कि वो सिंसियरली काम कर रहे हैं कि कैसे सिचुएशन को और बेहतर किया जाए। लेकिन इतने बड़े हादसे को देखते हुए क्या लगता है अभिषेक, इसमें कितना समय लग सकता है सामान्य आवागमन बहाल करने के लिए, अगर आपसे समझना चाहें तो? जो रेल हादसे को अगर नजर में रखा जाए और इस रेल हादसे को अगर देखा जाए तो जगह था बालासोर से तकरीबन 24 से 25 किलोमीटर की दूरी थी। हालांकि वहाँ पर जो है एक छोटा स्टेशन भी था, तो वहाँ पर रेस्क्यू और जो तमाम चीजें जो होती है वो बड़े मतलब उसमें उतनी तकलीफ नहीं हुई, वो उन चीजों को वहाँ पर किया गया। लेकिन ये जो रेलवे स्टेशन है रंगापानी, ये बिल्कुल इंटीरियर है। तस्वीरों में भी आपने जो घटनास्थल का देखा होगा कि चारों तरफ जो है वो उसी तरीके के इलाके हैं, ग्रामीण इलाका है बिल्कुल। तो यहाँ पर किस तरीके से रेस्क्यू की टीम पहुंचे, गाड़ियों का आवागमन हो, बड़ी सकरी जो सिंगल रोड होता है वो रास्ता है वहाँ पर, तो इस तरह और पहाड़ी इलाका भी है। तो ऐसे में उस जगह पर पहुंचना भी और वहाँ तक सारी मदद पहुँचाना भी एक बड़ी चुनौती है। तो लेकिन जो भी कार्य है युद्ध स्तर पर किया जा रहा है भारतीय रेल की ओर से, वो हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी भी यात्री को कभी कहीं भी थोड़ी भी देर ना हो और उन्हें जो है मदद पहुंचाई जा सके। अब धीरे धीरे करके तमाम जो उपकरण है, बड़े उपकरण, वो न्यू जलपाईगुड़ी एक बड़ा स्टेशन है, ये बड़ा जोन भी है और आप ये समझ सकते हैं वहां से जो लॉजिकल सपोर्ट है, जो मेडिकल सपोर्ट है, जो तमाम तरह के सपोर्ट है, वो सारे जो है वो वहां पर घटनास्थल के लिए भेज दिए गए हैं। तमाम अधिकारी आज हालांकि जो है वो आप समझ सकते हैं कि आज छुट्टी का भी दिन है, लेकिन इसके बावजूद जो अधिकारी छुट्टी पे थे उनको वापस बुलाया गया है और उन सभी को जो है वो घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो सभी घटनास्थल में पहुंच गए। गुवाहाटी से की बात करें, न्यू जलपाईगुड़ी से बात करें हम, या फिर दिल्ली से बात करें, मंत्रालय से रेल मंत्री स्वयं जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस चीज को लेकर के सरकार किस तरीके से इस पर निगरानी बनाए हुए है और जल्द से जल्द लोगों को राहत मिले, इसके लिए सरकार की प्रतिबद्धता देखी जा सकती है। जी, बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए अभिषेक। लेकिन हम आगे थोड़ा सा हम इस चीज़ को और भी आगे बढ़ाते हैं और आपको अब दर्शकों को बता दें कि जो युद्ध स्तर पर बचाव अभियान है वो लगातार जारी है। रेल मंत्री का ये बयान आया और उसके बाद अब खुद रेल मंत्री इस स्थिति का जायज़ा लेने के लिए अब निकल चुके हैं। बड़ी खबर यही कि दार्जिलिंग रेल हादसे पर जो तमाम युद्ध स्तर के प्रयास किए जा रहे हैं रेल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की ओर से, उसमें कैसे तेज़ी लाई जाए, क्योंकि ये दुर्गम इलाका है। जो हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी, ख़ासतौर पर जो हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे। कैसे और ज़्यादा तैयारियां की जाएं, जल्दी से जल्दी कैसे राहत और बचाव का पहुंचाया जाए और जो लोग फंसे हुए हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए, खासतौर पर वो बहुत क्रूशियल है कि जो रेस्क्यू ट्रेन पहुंचनी है उसको कैसे वहां तक पहुंचाया जाए जल्दी से जल्दी, और जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का काम किया जाए, उस पर लगातार हमारी निगाह बनी हुई है। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि रेलवे मंत्री अब इस पूरी स्थिति का जायज़ा लेने के लिए दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इससे पहले राष्ट्रपति जी ने भी इस पर अपनी संवेदना प्रकट की है। और रंगापानी स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। आपको बताएं कि आज कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी थी, रेड सिग्नल के मिलने के बाद जब ये कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी थी, पर ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है मालगाड़ी के लोको पायलट से ये चूक हुई कि वो सिग्नल नहीं देख पाए और वो रोक नहीं पाए मालगाड़ी को, और उसी पटरी पर उन्होंने अपनी मालगाड़ी को
मतलब वो सिग्नल्स को शायद अनदेखा कर दिया उन्होंने। इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि ये जांच का विषय है। लेकिन एक ही पटरी पर, जैसे हमारे वरिष्ठ संवाददाता बता रहे थे कि कैसे ये हादसा हुआ, इस पर लगातार स्थिति बनाए हुए है और जो जांच है वो जारी है। फिलहाल जो फोकस है वो राहत और बचाव कार्य पर है। अच्छी खबर यह है कि अभी तक मरने वालों की संख्या जो है उसमें इजाफा नहीं हुआ है। केवल 5 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है इस पूरी दुर्घटना में और 25 से 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वो गंभीर रूप से घायल नहीं है, फैटल नहीं है। ये जो पूरा हादसा है ये अच्छी खबर है, राहत की खबर है। और ये राहत की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और कई सारे रेलवे स्टेशंस ने अपनी ओर से जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किया है। लुमडिंग रेलवे स्टेशन के नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और अगर आपसे जुड़ा कोई भी सदस्य अगर इस गाड़ी में सफ़र कर रहा था तो आप इसकी जानकारी वहाँ पर ले सकते हैं। तमाम साइन बोर्ड्स के जरिए लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है उन हेल्पलाइन नंबर्स के माध्यम से, और हम भी लगातार उन नंबर्स को आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। कोई भी आपको जानकारी लेनी हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल कंचनजंगा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हुई है। सुबह 9 बजे टक्कर हुई। आज करीब 2.25 घंटे होने वाले हैं और फौरी तौर पर यहाँ पर जो सारी समीक्षा बैठक की जा रही थी, अब बड़ा फैसला आया है कि रेल मंत्री अब यहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन अभिषेक सिंह हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, फिर से हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये जो पूरी घटना हुई, अभी तक जो राहत और बचाव कार्य है उसमें क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, उसको स्पीड अप करने की अब तैयारी है और क्या उसी पर सोल फोकस नजर आ रहा है? जो इलाका है जहां पर ये दुर्घटना हुई है, ये इलाका इंटीरियर इलाका है। परेशानी सबसे बड़ा यही है कि यहाँ तक जो है सारे संसाधनों का उपयोग यहाँ पर पहुंचने के बाद ही संभव है। जो भी संसाधन है वो यहाँ पे पहुंचाए गए, लेकिन जो बड़े स्तर पे जिस तरीके के उपकरण है उसको यहाँ पर कैसे लेके आया जाए, रेस्क्यू ट्रेन को यहाँ तक किस तरीके से लेके आया जाए, पटरियों की मरम्मत का जो काम होगा वो किस तरीके से किया जाएगा, जो घायल है उनको अस्पताल जल्द से जल्द किस तरीके से पहुंचाया जाए, इन सब चीजों को लेकर के जो है तमाम अधिकारी जो है वहाँ पर इन चीजों को देख रहे हैं और इस पर जो है वो कार्रवाई भी कर रहे हैं और धीरे धीरे करके इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कैसे एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए। इस ग्रीन कॉरिडोर के जरिए हर चीज जो सुविधा है इन लोगों को पहुंचाई जाए, यात्रियों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जाए, जो घायल है उनको तुरंत प्राथमिक चिकित्सा उस जगह भी, घटनास्थल पर भी, उसके बाद अस्पताल में भी अगर उनको ज्यादा चोट है तो वहाँ भी उनका इलाज सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा जो है जो कैजुअलिटी हुई है उन लोगों को जो है उनके परिजनों को कैसे सौंपा जाए, उनके परिजनों से को कांटेक्ट किया जाए, क्योंकि देखिए इतना रश होता है, कई लोगों के पास जो है उनके टिकट के उनका गंतव्य स्थल का भी पता नहीं होता, उनके जो जगह जा रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, कई लोग इस तरीके से होते हैं, कई लोग तो ऐसे। हमारे संवाददाता जी जिसका रिजर्वेशन नहीं है उन लोगों की पहचान भी एक बड़ी चीज है कि वो लोग जो घायल हुए उनके पहचान, अगर वो सदमे में उनको काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो काफी सारी चीजें हैं जिसपे कि भारतीय रेल हर ओर से जो है वो अपना पूरा प्रयास कर रहा है। रेल मंत्री लगातार वॉर रूम बना करके जो रेल भवन में है, आज छुट्टी का दिन होने के बावजूद आप समझ सकते हैं सारे मंत्रालय बंद है, सारे ऑफिस बंद है, उसके बाद भी वॉर रूम तुरंत क्रिएट किया गया और यहाँ से लगातार वो मॉनिटरिंग सुबह से जैसी घटना का उन्हें पता चलता है उसके बाद से वो कर रहे। तमाम बड़े अधिकारी जो रेल के, रेलवे बोर्ड मेंबर, रेलवे बोर्ड चेयरमैन, ये सब के सब जो है रेल भवन में वो सब मौजूद रहे और उन्होंने मॉनिटरिंग किया और उसके बाद जिस तरीके से स्थिति का आकलन किया उसके बाद रेल मंत्री जो है वो घटनास्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी जो एक निगरानी किया जाए, जो पास्ट के जो एक्सपीरियंस रहे हैं उनको देखते हुए किस तरीके से अब आगे की कार्रवाई हो, इस तरीके से जल्द से जल्द जो है इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी यात्री फंसा ना रहे, उसे तुरंत अविलंब जो है उसका इलाज हो, इस चीज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। अभिषेक, हमारे साथ बने रहिए और वहाँ से लगातार हम तस्वीरें ज़रूर दिखा रहे हैं, लेकिन अब जो आप बीती है कुछ रेल यात्रियों के ज़रिए वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि एक रेल यात्री ने हमसे क्या कुछ शेयर किया है। एक्चुअली क्या हुआ था उस टाइम लगभग 7:45 या 8:30 या उसके बीच होगा, तो अचानक ट्रेन का झटका आया तो मेरा सिर में चोट लगा, तो मैं तुरंत, मेरा फैमिली भी है ट्रेन में,
मैं अपने फैमिली के साथ में बाहर आया और मैं देखा कई आदमी ऐसा जो है पैसेंजर है जो बाहर आ गया। फिर हम बाहर जब आया फिर देखा कि इधर पीछे से कोई मालगाड़ी इस ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ है। फिर हम तो उसके बाद हम क्या करूँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बारिश भी चल रहा था। फिर हम वो बाहर तरफ भाग गया, फिर आग भी लग गया, कोई बोले आग लग गया। फिर जब देखा थोड़ा आग कम हुआ फिर हम ट्रेन के अंदर आया, लेकिन हम थोड़ा घबराए हुए हैं, मेरा सिर में भी चोट आया है। आवाज़ मतलब मेरा तो B1 कोच था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा, तो ये आप देख रहे थे कि किस तरह से जो वहाँ पर यात्री थे वो अपना अनुभव बता रहे थे कि तेज झटका लगा उनको और उनका सिर बोगी से टकरा गया। अपने परिवार के साथ वो सफ़र कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर अचानक जब ये तेज़ हादसा हुआ तो बहुत सारे लोग ट्रेन के बाहर आ गए और कुछ हिस्से में आग भी लग गई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि आग थोड़ी देर में बुझ गई, यानी आगजनी की जो घटना है वो तो नहीं हुई, लेकिन बहुत ही दुखद घटना ये ज़बरदस्त टक्कर मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच हुई है। और पुलिस देखिए तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर जो स्थानीय पुलिस है वो लोगों से अपील करते हुए कि बचाव और राहत कार्य में सहयोग दें, किसी भी तरह का वहाँ पर व्यवधान उत्पन्न न करें। और रेलवे के साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन है इस वक्त वहाँ पर मौके पर मौजूद है। और बड़ी खबर ये कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटना स्थल के लिए अब रवाना हो चुके हैं। कई सारे परिवारों की तरफ से ही प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। करीब 9 बजे के सुबह 9 बजे के करीब ये भीषण हादसा हुआ। ट्रेन के अंदर लोगों की नींद खुल गई, बहुत सारे लोग सो रहे थे। ट्रेन को तेज झटका लगा और भीषण आवाज़ के बीच में लोगों की तरफ से ये प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई हैं। और जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। आपसे थोड़ी देर पहले करीब 9 बजे ये हादसा हुआ और करीब 3 घंटे होने को हैं और युद्ध स्तर पर जो बचाव कार्य हैं वो लगातार जारी हैं। NDRF और STRF की टीमें युद्ध स्तर वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि जो जिला मुख्यालय है उससे ये इलाका काफ़ी दूर है और इसलिए राहत और बचाव कार्य में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रसेनजीत बख्शी जो हमारे बंगाल में संवाददाता हैं, उन्होंने कहा कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है, यानी किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। हॉस्पिटल्स में पहुंचने के लिए जो राहत कार्य चलाए जा रहे हैं उनको आने जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। यानी जो सामान्य व्यवस्था है यातायात की वो भी प्रभावित हुई है। सड़क परिवहन की यात्रा थोड़ी सी प्रभावित ज़रूर होगी क्योंकि लोगों को रोका जाएगा, जिससे कि जो प्रभावित लोग हैं रेल दुर्घटना में उनको किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आसपास के अस्पताल या फिर जिला मुख्यालय ले जाया जा सके। खबर ये भी है कि वहाँ पर केवल दो पटरियाँ ही थीं जो कि अभी क्षतिग्रस्त बताई जा रही हैं, इसलिए रेल का जो आवागमन है वो पूरी तरह से बाधित हो गया है। लगातार ये जो डिवीज़न है रेलवे का वो अपडेट इस बात पर निगाह बनाए हुए है और समय समय पर अपडेट करता रहेगा यात्रियों को। कब तक ये परिचालन पूरी तरह से सामान्य हो पाएगा, इसको लेकर के जो बैठक है वो लगातार जारी है। लेकिन अभी फोकस सिर्फ और सिर्फ राहत और बचाव कार्य पर है। अच्छी खबर यह है कि जो सबसे पीछे का जो डिब्बा था, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि शायद वो उसमें सामान रखने वाला डिब्बा था, यात्री उसमें नहीं थे और इसलिए जब ये पीछे से टक्कर लगी मालगाड़ी की तरफ से तो बहुत ज़्यादा उसका असर नहीं पड़ा बाकी के डिब्बों पर। हालांकि 3 जो डिब्बे थे रेल कंचनजंगा एक्सप्रेस के वो डीरेल हो गए, वो पटरी से नीचे उतर आया और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और इस पर हम लगातार अपनी निगाह बनाए हुए हैं। लेकिन अब तक की ये सबसे बड़ी खबर ये कि कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी में टक्कर, बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास ये जो दार्जिलिंग के पास ये हादसा हुआ है उस पर सभी लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और रेल मंत्री खुद दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि ये इंटीरियर इलाका जहां पर पहुंचने में थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन जो तमाम व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से, खासतौर पर जो स्थानीय प्रशासन है और स्थानीय लोग हैं वो इस राहत और बचाव कार्य में लगातार जुड़े हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और खबरें। दिल्ली में पानी पर फिलहाल घमासान मचा हुआ है। आज फिर से एक तस्वीर सामने आई जब दिल्ली में पुलिस पाइपलाइन की सुरक्षा में तैनात नजर आई। ये पहरेदारी इसलिए हो रही है ताकि कोई पानी को चुरा न ले और पानी की बर्बादी न हो। हालांकि कई दिनों से दिल्ली में जो ये जल संकट है वो
बना हुआ है और ये गहराता जा रहा है लगातार। दिल्ली में पानी की किल्लत कब खत्म होगी, इसको लेकर के अभी तक कोई पुष्ट खबरें या फिर कोई पुष्ट आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार लगातार पड़ोस के राज्यों पर अपना ठीकरा फोड़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो दिल्ली जल बोर्ड पहले मुनाफे में था, आज वो 70,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। बावजूद इसके दिल्ली के लोगों को पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। कई जगह जो पाइपलाइंस हैं उनके मरम्मत का काम नहीं पूरा हुआ है और उसकी वजह से पानी की बर्बादी भी हो रही है। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश को पानी छोड़ने के लिए कहा। हिमाचल प्रदेश ने पानी छोड़ा भी, उसके बाद भी दिल्ली सरकार ये कह रही है कि बीच में पानी रोक लिया गया हरियाणा की तरफ से। हालांकि हरियाणा सरकार ने उसके बाद सबूत के साथ ये कहा कि लगातार ये पानी जा रहा है, प्रबंधन नहीं किया जा रहा है दिल्ली की सरकार के द्वारा, जल प्रबंधन, जिसकी वजह से लगातार लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर एक बयान भी आया है, आइए सुन लेते हैं। लीकेज देख रहे हैं, कहीं चोरी तो नहीं हो रही। लीकेज कोई नहीं है वैसे। ये है जमुना खातर 5वां पुस्ता। दिल्ली जल बोर्ड को करेंगे, अपने कंट्रोल रूम को भी बताएंगे और दिल्ली जल बोर्ड नहीं अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। और राउंड द क्लॉक चलती है, गाड़ी से पेट्रोलिंग करते देखते रहते हैं। तो दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही थी और उन्होंने पुलिस कमिश्नर को पत्र भी लिखा, जो आतिशी जी हैं, कि जो चोरी हो रही है उसको रोका जाए। हालांकि पेट्रोलिंग की जा रही है लगातार और आप देख रहे थे बातचीत करते हुए प्रेस के साथ जो पुलिस अधिकारी, उन्होंने कहा कि इस तरह की चोरी की कोई घटना नहीं है। हालांकि इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या हरियाणा, इस बीच ये देखिए खबर आ रही है कि बीजेपी की तरफ से ये लगातार जो हल्ला प्रदर्शन है, जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और इसके खिलाफ जो बीजेपी है उस पर उसके खिलाफ ये मटका फोड़ अभियान किया जा रहा है और मटके फोड़ करके ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि किस तरह से जो पानी की समस्या है उसको किसी भी तरह का समाधान देने के लिए दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है। और 52 अलग अलग जगहों पर ये विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली के 5 भाजपा सांसद अलग अलग इलाकों से इसकी शुरुआत कर चुके हैं और इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी शामिल हैं। इससे पहले कल भाजपा ने 14 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया था। लोगों का क्या कहना है इस पूरे जल संकट पर, आइए आपको सुनवा देते हैं। पानी की कमी इसलिए हो गई जब से ये केजरीवाल दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना है, इसने पानी को बेचना शुरू कर दिया है और टैंकरों के द्वारा इस पानी को अदर स्टेट में भेजता है और दिल्ली में डिमांड करता है कि पानी हमारे को हरियाणा नहीं दे रहा या वो स्टेट नहीं दे रही। ये कोई कारण नहीं है। अगर दिल्ली सरकार 2 काम नहीं कर सकती तो इसको सरकार को इमीडिएट रिजाइन कर देना चाहिए। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को, टैक्स पेयर के रिसोर्सेज को मिसयूज किया जा रहा है। पानी को बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, तो उससे क्या हुआ है कि लोगों को उसकी वेस्टेज बहुत हो रही है। पानी की जगह जगह पाइप्स टूटे हुए हैं और उनकी कोई रिपेयरिंग नहीं है और उससे पानी निकल रहा है, लोग उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ये काम केजरीवाल जी ने जब अपने ऊपर लिया है तो उनको अपना फर्ज पूरा निभाना चाहिए, अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। अभी ये संगम विहार के पास एक जगह का वीडियो मैं देख रही थी जिसमें पिछले 10-12 सालों से पाइप की रिपेयर्स नहीं हुई है और उससे पानी इतनी बुरी तरह लीक कर रहा है, लग रहा है वहाँ कोई झरना बह रहा हो। और वो स्ट्रेच 3 किलोमीटर लंबा है। उस स्ट्रेच पर 10-12 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से उन्होंने दिखाया यहाँ से पानी की लीकेज है, यहाँ से पानी की लीकेज है। तो उस पानी को ही अगर रोका जाता तो कितना पानी हम बचा पाते। उसके अलावा ये पानी जो चोरी कर रहे हैं टैंकरों के जरिए, जो हमारी यहाँ पर मुनक नहर है, उससे ये लोग माफिया लगा हुआ है पूरा टैंकर्स का, जो चोरी कर करके पानी बेच रहा है। और वापस आपको बताते हैं नॉर्थ फ्रंटियर के सीपीआरओ सव्यसाची डे इस पूरे रेल दुर्घटना के बारे में क्या कहते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन आपको सुनवाते हैं उनका आधिकारिक बयान क्या है इस पर। अराउंड 25 इंजरीज, जो इंजर्ड है उनको नियर बाई हॉस्पिटल्स भेजा गया है फॉर मेडिकल अटेंशन। नॉन फेटल काइंड ऑफ इंजरीज है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी तो वॉर फुटिंग पे चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू complete the rescue operation as soon as possible. Senior officials have already reached the site. See, the preliminary information which we have is that Kanchenjunga was hit from the rear by a goods train. And why it happened is a question which will only be available after the detailed investigation is completed. But this is what we have, the preliminary information of how the accident happened. Yes, they have already rushed. General manager and very senior officials have already rushed to the scene. And
the nearby officers, divisional officers of Katiyar have already reached the site. The injured person have already been rushed to the hospital, and they, as I have already told, they are non-fatal in nature, their injuries, and they are being taken care of. चलिए, तो घायलों को अस्पताल पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो अब समाप्त हो चुकी है, फेटल नहीं है। ये एक राहत की बात है कि जो घायल हैं वो कम से कम बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से घायल नहीं बताए जा रहे हैं। हालांकि 5 लोगों की दुखद मृत्यु ज़रूर हुई है। तो इस बड़ी घटना पर हम लगातार अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। फ़िलहाल इस बुलेटिन को यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।